हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मनोज फ्रॉम मोर मार्क्स एकेडमी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमें करना क्या है कि एक कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो उसके पास कुछ ना कुछ पैसा फाइनेंस अरेंज होता है। तो वो कंपनी उस फाइनेंस को अरेंज कहाँ से करती है, सेकंड थिंग उस पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पर करेगी, थर्ड थिंग कि जब पैसे से हमने और पैसा कमाया जिसको हम प्रॉफिट बोल देते हैं तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगी। तो तीन चीज़ें हमारे पास हैं जो कि हमें इस चैप्टर के अंदर देखनी है। तो पहले हमारे पास आ जाती है प्रोक्योरमेंट कि हम पैसा कहाँ से अरेंज करेंगे, सेकंड थिंग हमारे पास आ जाती है उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, एंड थर्ड थिंग इज डिविडेंड कैसे देना है। तो ये तीन चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर जो है करनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम डिसीजंस लेते हैं फाइनेंस से रिलेटेड। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस चीज़ से कंसर्न है? इट इज़ कंसर्न विद ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस की। एक तो हमें पैसा अरेंज कहाँ से करना है, उसको कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर अरेंज करना है। सेकंड थिंग, जो पैसा अरेंज हो गया है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है ताकि मैक्सिमम प्रॉफिट हम उस चीज़ से निकाल सकें। ऑप्टिमम प्रोक्योरमेंट के लिए हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग सोर्सेज जो अवेलेबल है फाइनेंस के उनको आइडेंटिफाई करते हैं, उनको कंपेयर करते हैं कि किस मेथड से फाइनेंस अरेंज करने में कितनी कॉस्ट हमारे पास आ रही है और उससे जुड़े हुए रिस्क कौन कौन से हैं। सेकंड थिंग, जब हम फाइनेंस अरेंज करते हैं तो उस फाइनेंस को हमें इस वे में इन्वेस्ट करना है सो दैट वी कैन गेट द मैक्सिमम रिटर्न्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिल सके। कम से कम हमें उतना इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो चाहिए जितना हमने प्रोक्योरमेंट में लगाया है, प्लस उससे थोड़ा सा एक्सीड हमारे को चाहिए ताकि हमारे को प्रॉफिट जो आए उस प्रॉफिट के बेस के ऊपर हम लोगों को दिखा सके कि हमारी कंपनी ने क्या किया। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हमारे पास डेफिनेशंस आती हैं। डेफिनेशंस हमारे पास आ जाते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स, फंड्स को कैसे फ्लो करना है, डिसीजंस रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, उन फंड्स को कैसे अरेंज करना है, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स, फंड्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, और जो हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट में से कितना पार्ट हमारे को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना हमें अपने पास रखना है। ये सारे के सारे डिसीजन हम लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। सेकेंड डेफिनेशन हम इसको बोल सकते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग द फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे को फंड्स कैसे अरेंज करना है, उसकी प्लानिंग, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको डायरेक्ट करना और उसको कंट्रोल करना, ये सारे के सारे चीज़ें हम उसके अंदर देखते हैं। तो ये सारे के सारे डिसीजन हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेने होते हैं। फिर हमारे पास आता है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर तीन तरह के डिसीजन हम लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन हमारे पास रिलेट होता है कि फंड्स हमें कैसे इन्वेस्ट करने हैं, किस तरीके से इन्वेस्ट करना है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, और हमें इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करना है ताकि हमारे को हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न जो है वो मिल सके। ठीक है, तो इसके अंदर आप ये देखिए, ये कंपनी का सीईओ है जो डिसीजंस लेता है। फाइनेंशियल ऑफिसर हमारे पास है जिसको डिसीजंस लेने हैं। इसने पहले डिसीजन लिया इन्वेस्टमेंट डिसीजन कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर लॉन्ग टर्म कैपिटल बजटिंग डिसीजन हो जाता है, शॉर्ट टर्म जिसके अंदर वर्किंग कैपिटल डिसीजन होते हैं जो हमें डे टू डे वर्किंग के लिए चाहिए होते हैं। कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर हम लेते हैं कि हमारे को प्लांट एंड मशीनरी खरीदनी है, उस चीज़ के लिए हम डिसीजन लेते हैं। वर्किंग कैपिटल के अंदर हमारे को वेजेस देनी है, सैलरीज देनी है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, डे टू डे वर्किंग के लिए जो हमें कैपिटल चाहिए वो चीज़ हम इसके अंदर देखते हैं। सेकंड हमारे पास आता है फाइनेंसिंग डिसीजन। इसके अंदर हमें फाइनेंस कैसे अरेंज करना है वो डिसीजन हम लेते हैं कि हमें पैसा उधार का चाहिए या पैसा अपना चाहिए। तो डेब्ट के थ्रू हमें अरेंज करना है पैसा या हमें इक्विटी के थ्रू अरेंज करना है। तीसरा हमारे पास आता है डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन। डिविडेंड रिलेटेड डिसीजन के अंदर हमारे पास होता है कि जो प्रॉफिट हमारे पास आया वो प्रॉफिट मुझे अपने पास रखना है या उस प्रॉफिट को एज ए डिविडेंड हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स को। तो तीन तरह के डिसीजंस जो है हमें देखने हैं इसके अंदर। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम लेते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। जैसे मैंने डिस्कस किया है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोल देते हैं क्योंकि इसके अंदर पैसा हमारा लंबे समय के लिए लगता है। इस डिसीजन के अंदर हम लेते हैं इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन,
ताकि जो हमारे पास पुरानी मशीन हो गई हैं उसको रिप्लेस करना है, और एक्वायरिंग इन न्यू फिक्स्ड एसेट्स, जिसके अंदर हम कोई नई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, कोई नई बिल्डिंग ले रहे हैं, तो वो सारे के सारे डिसीजन हमारे पास लॉन्ग टर्म के डिसीजन होते हैं। सेकंड डिसीजन हमारे पास आ जाता है शॉर्ट टर्म डिसीजन। शॉर्ट टर्म डिसीजन के अंदर हम ये देखते हैं कि हमारे पास कैश कितना अवेलेबल है, इन्वेंट्री कितने अवेलेबल है, हमारे को पैसा कहाँ कहाँ से आना है, ताकि हम डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं उन एक्टिविटीज़ को अरेंज कर सकें। तो इसके अंदर हमारे पास कैश मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, ये तीन चीज़ों को हम रिसीव करते हैं। तो वो डिसीजन हम वर्किंग कैपिटल डिसीजन के अंदर लेते हैं। दूसरे डिसीजन हमारे पास आते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन हमारे पास आता है कि फाइनेंस हमारे को कहाँ से रेज करना है, हमें लॉन्ग टर्म के लिए रेज करना है या शॉर्ट टर्म के लिए रेज करना है, तो वो चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। तो मेन टर्म जो फंड्स हमारे पास आते हैं वो हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, या तो शेयर होल्डर से हम पैसा लें या हम बोरो करें। बोरो हम बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से बोरो कर सकते हैं, या पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू बोरो कर सकते हैं, और शेयर होल्डर्स के थ्रू हम शेयर इशू करके पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो इक्विटी का चाहिए पैसा या डेब्ट का चाहिए, बोरोड फंड चाहिए या ओनर्स फंड चाहिए, वो सारे की सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखते हैं। शेयर होल्डर्स के थ्रू जो हमारे पास पैसा आता है वो सारा का सारा पैसा हमारे पास जो आता है ओनर्स फंड आता है, और बोर्ड फंड के अंदर हम डिवेंचर्स इशू करके या लॉन्ग टर्म लोन्स लेकर के पैसा अरेंज कर सकते हैं। तीसरा डिसीजन हमारे पास आता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन के अंदर हमारे पास आता है कि एक मैनेजर डिसाइड करता है कि जो हमने प्रॉफिट कमाया है उस प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कितना प्रॉफिट हमारे को एज ए रिटेन अर्निंग रखना है, और कितना प्रॉफिट हमें एज ए डिविडेंड जो है शेयर होल्डर्स के अंदर डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। डिविडेंड डिसीजंस ये इन्वॉल्व करता है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है आफ्टर पेइंग टैक्सेस, और उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है शेयर होल्डर्स के अंदर। डिसीजन रिगार्डिंग डिविडेंड जो होता है वो हमें लेना होता है कीपिंग इन माइंड विद द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि हमें माइंड के अंदर कंपनी का जो एक ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव माइंड के अंदर रखना होता है कि जो शेयर होल्डर हमारे पास हैं उनकी वेल्थ को हमें मैक्सिमाइज करके देना है। जब हम शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करके देते हैं, सिर्फ उसी केस के अंदर कंपनी की इमेज क्रिएट होती है, मार्केट के अंदर शेयर की वैल्यू इंक्रीज होती है, जिससे कंपनी की ओवरऑल ग्रोथ हो जाती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या होते हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज द शेयर होल्डर्स वेल्थ, कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है, जिससे हमारे पास वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कॉन्सेप्ट जो होता है वो जनरेट होता है। इसका कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है कि जब कंपनी के फंड्स जो होते हैं हमारे पास सारे के सारे फंड्स शेयर होल्डर्स के फंड्स होते हैं, तो जब हम उन शेयर होल्डर्स को कमा करके देंगे, उनकी वेल्थ को हम इंक्रीज करेंगे, तो कंपनी की वेल्थ ऑटोमेटिकली से इंक्रीज हो जाती है। तो इस जितना ज़्यादा डिविडेंड हम देते हैं तो हमारे कंपनी के शेयर्स की वैल्यू जो होती है, मार्केट वैल्यू जो होती है, जो प्राइस होता है वो ऑटोमेटिकली से इंक्रीज हो जाता है। मार्केट प्राइस जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का वो इंक्रीज होता है, जिससे कि फाइनेंशियल डिसीजन जो होते हैं वो डिसीजंस आपके पास बेटर होते जाते हैं, आपकी कंपनी की वैल्यू इंक्रीज होती जाती है मार्केट के अंदर, जिससे हमें यदि इन फ्यूचर कोई और फंड्स अरेंज करने हैं तो हम वो फंड्स आसानी से अरेंज कर सकते हैं। तो जब भी हम डिविडेंड डिसीजंस लेते हैं तो हमें जो डिसीजंस होते हैं वो हमारे पास इस तरह के डिसीजंस होने चाहिए ताकि हमारे शेयर्स की वैल्यू जो होती है मार्केट के अंदर वो इंक्रीज हो। हमें गलत डिसीजंस नहीं लेने हैं जिससे कि हमारे डिविडेंड गलत लेने की वजह से हमारे शेयर की वैल्यू डिक्रीज हो जाए। तो हमारे गुड फाइनेंशियल डिसीजंस वो होते हैं जिससे कि हमारे शेयर की वैल्यू मार्केट के अंदर इंक्रीज हो। तो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव हमारे पास फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हो जाता है वो मैक्सिमाइज करना होता है करंट प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, ताकि जो वेल्थ है ओनर्स की वो वेल्थ हमारे पास इंक्रीज हो सके, क्योंकि जब शेयर की वैल्यू इंक्रीज होगी तो जिन भी पर्सन्स ने उन शेयर्स को परचेज किया हुआ है उनकी वेल्थ ऑटोमेटिकली से इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारे डिसीजन हमें लेने होते हैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। तो ऑब्जेक्टिव क्या हुआ? जब हमने बात की कि हमें शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है तो उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। सबसे पहले कि हमारे पास सफिशिएंट फंड्स अरेंज होने चाहिए रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर। दूसरा, उनका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होना चाहिए फंड्स का। तीसरा, फंड्स हमारे पास सेफली प्रोक्योर होने चाहिए ताकि हमारे पास रिजर्व भी रहे और हम प्रॉफिट्स जो है उनको री इन्वेस्ट कर सकें। ठीक है, अब हमारे पास फीचर्स की आती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले फीचर हमारे पास होती है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला काम क्या है
कि उसको ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज यूजेज ऑफ फाइनेंस, कि फाइनेंस उसको एक तो कम से कम कॉस्ट के ऊपर अरेंज करना है, सेकेंडली उसका यूजेज हमें अच्छे से करना है। ऐसा नहीं हो कि फंड्स हमने अरेंज कर लिया और उसके बाद वो हमारे पास आइडल पड़े हुए हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके अंदर हमारे पास क्या दिया है कि फंड्स हमारे को लोअर कॉस्ट के ऊपर अरेंज करना है, उसको कम से कम रिस्क हमारे को करना है, उसको इफेक्टिवली डिप्लॉय करना है ताकि हम उस चीज़ को प्रोडक्टिविटी एक्टिविटीज़ के अंदर लगा पाए। थर्ड थिंग, उसको हमें अर्न द हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टर, कि जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको हाईएस्ट पॉसिबल रिटर्न हमारे को कमा करके देना। इसका एम हमारे पास ये भी होता है कि हमारे पास फंड्स एनफ अवेलेबल होने चाहिए ताकि जब हमारे को फंड्स की ज़रूरत हो तो हमारे पास फंड्स अवेलेबल हो प्रोक्योरमेंट के लिए। फंड्स हम इतना भी हमारे को इन्वेस्ट नहीं कर देना है कि हमारे पास फ्यूचर के लिए कुछ भी ना बचे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमारे पास बनते हैं, बैलेंस शीट और जो P&L स्टेटमेंट्स बनती हैं, वो हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजंस को दिखाती हैं। यदि हमारी बैलेंस शीट प्रॉफिट के अंदर आ रही है तो हमारे बैलेंस शीट डिसीजंस जो होते हैं वो और अच्छे कर सकते हैं। यदि हमारे लॉस के अंदर आ रहा है तो हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो खराब होते जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हम कब लेते हैं या किस किस चीज़ के लिए लेते हैं, तो या लॉन्ग टर्म डिसीजंस को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजंस भी बोल देते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिसीजंस या कैपिटल बजटिंग डिसीजंस जो होते हैं वो कमिटिंग द फाइनेंस ऑन ए लॉन्गर टर्म बेसिस, लॉन्ग टर्म के लिए हम इस चीज़ को करते हैं। इसके अंदर वो एसेट्स खरीदते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी के फायदे देंगी। इसके अंदर हम ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म हमारे पास काम दे, लॉन्ग टर्म बिजनेस की बेनिफिट करके दें। तो उस चीज़ को हम बोल देते हैं मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि जो भी मशीनरी हम परचेज कर रहे हैं या हम नई बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, नए प्लांट के अंदर कुछ पैसा डाल रहे हैं, तो वो हमें लॉन्ग टर्म के लिए अंदर बेनिफिट्स देता रहता है। तो नई फिक्स्ड एसेट्स हम क्या क्या ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, बिल्डिंग ले सकते हैं, प्लांट ले सकते हैं या मशीनरी ले सकते हैं। तो ये सारे के सारे आपके पास फिक्स्ड एसेट्स होती हैं जिनके अंदर हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाना होता है। या हमें नई कोई ब्रांच ओपन करनी है, एक्विजिशन करना है, एक्सपेंशन करना है, कोई नया प्रोडक्ट लाइन हमें लॉन्च करना है, एडवांस टेक्निक लेकर के आनी है, या एक्सपेंडिचर हमें करना है एडवर्टाइजिंग कैंपेन में ताकि हम अपने प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज कर सकें। तो ये सारे डिसीजंस हमारे पास होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए लिए जाते हैं। तो जब लॉन्ग टर्म के लिए हमारे पास कोई चीज़ आती है तो पैसा भी हमें लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होता है, तो उसके लिए हम जो होता है ओनर्स फंड्स के ऊपर ज़्यादा रिलाई करते हैं ताकि पैसा हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा है जो अपने पास रहे। सेकेंड थिंग हमारे पास आती है कि कैपिटल बजटिंग डिसीजंस हमारे पास इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए हमारी कंपनी को इम्पैक्ट करने वाला है, तो वो इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं। सबसे पहला हमारे पास आता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, कि जब भी हम लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास जो टाइम पीरियड होता है वो 10-20 ईयर्स का टाइम पीरियड लेकर के चलते हैं ताकि हमारी कंपनी जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए चलती रहे। जब हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तभी कंपनी लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर पाएगी, क्योंकि जब इन्वेस्टमेंट किया है हमने तो ऐसा तो कभी नहीं होता कि सेम शॉर्ट टर्म के अंदर हमारे पास उससे रिलेटेड ग्रोथ आ जाए। तो यदि हमें ग्रोथ अचीव करनी है तो उसके लिए लॉन्ग टर्म हमारे को वेट करना होता है। सेकेंड थिंग हमारे पास होता है कि लॉन्ग टर्म ऑफ अमाउंट फंड्स इन्वॉल्व, कि जो पैसा हम लगाते हैं लॉन्ग टर्म के लिए वो पैसा हमारे पास काफ़ी बड़े अमाउंट के अंदर लगता है, तो इसलिए जो भी डिसीजन हमें लेना है वो सोच समझ के लेना है। थर्ड थिंग, लॉन्ग टर्म के लिए जब भी पैसा लगता है तो उसके अंदर हमारे पास रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि रिटर्न हमें इमीडिएट नहीं मिलने होते हैं। तो हमें रिस्क सब तरह के रिस्क जो होते हैं उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करके उसके बाद डिसीजन लेना होता है। लास्ट हमारे पास आता है इरिवर्सिबल डिसीजंस, कि लॉन्ग टर्म के लिए जो डिसीजंस ले जाते हैं, सपोज कीजिए मैंने कोई मशीनरी परचेज कर लिया, कोई प्लांट परचेज कर लिया, तो वो डिसीजन को रिवर्स करना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए भी हमें जो लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं वो काफ़ी सोच समझ के लेना होता है। कैपिटल बजटिंग डिसीजंस को क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। सबसे पहले होता है रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास होता है कि जो पैसा मैंने लगाया है वो पैसा के ऊपर मुझे कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, कि मैं कितना प्रॉफिट उसके ऊपर कमा सकता हूँ। यदि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट है और उसके ऊपर हमारे पास जो है रेट ऑफ रिटर्न काफ़ी अच्छा आना होता है तो मैं डिसीजन ले लेता हूँ। यदि हमारे पास एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है और उसके अंदर से किसी एक प्रोजेक्ट के अंदर हाईएस्ट रिटर्न आता है तो मैं सिर्फ उस एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर कंसंट्रेट करता हूँ, जिससे मुझे हाई रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास आने होते हैं।
तो हम नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स में से वो प्रोजेक्ट्स पहले चूज करेंगे जिससे रेट ऑफ रिटर्न मुझे ज़्यादा मिले, और बाकी प्रोजेक्ट्स को हम छोड़ देते हैं। दूसरा हमारे पास आता है कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट। कैश फ्लो ऑफ द प्रोजेक्ट आता है हमारे पास कि हमें डिसीजन जो लेने हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसके अंदर देखना है कि जब मैंने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके बदले हमारे को जो पैसा मिल रहा है वो पैसा कितनी जल्दी मिल रहा है, हमारा कैश फ्लो कितना है कि कितनी जल्दी मेरे पास पैसा आ रहा है, उस पैसे को मैं दोबारा से इन्वेस्टमेंट कैसे कर पा रहा हूँ। तो पेमेंट और रिसिप्ट्स का जो साइकिल होता है वो यदि फास्ट है तो मुझे इन्वेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इन केस मेरा कैश फ्लो बहुत कम है तो मुझे डिसीजन जो होते हैं वो बहुत सोच समझ के करने होते हैं, क्योंकि लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए मेरे पास कोई पैसा आना नहीं है वापस। थर्ड आता है हमारे पास इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया इन्वॉल्व। इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया क्या होता है हमारे पास कि यदि हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके अंदर मुझे इन्वेस्टमेंट करना है तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले मैं अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करता हूँ कि पे बैक पीरियड, कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने पे मुझे पे बैक कितने दिनों में मिलेगा, अभी इस प्रोजेक्ट की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, इसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न क्या मिलेगा। तो बहुत सारे डिसीजंस हमारे पास होते हैं जो टेक्निक्स हम यूज़ करके डिसीजंस लेते हैं कि हमारे को क्या क्राइटेरिया यूज़ करना है। तो ये सारे के सारी चीज़ें हमारे पास थी जो हमने डिस्कस किए हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, रोल क्या है, किस किस तरह के डिसीजन हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर लेने होते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो है हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं पे ख़त्म कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ और अकाउंट से रिलेटेड यदि आपको नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। मोरमार्क्स कॉमर्स एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसके अंदर आपको इन सब्जेक्ट से रिलेटेड नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।